के रिस्पेक्ट में जो रेट है वहाँ माइनस साइन डाला जाता है। ऐसा सोच के देखो कि टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता जाएगा। इसका मतलब अगर चेंज इन रिएक्टेंट की बात करें, इसका मतलब रिएक्टेंट फाइनल माइनस रिएक्टेंट इनिशियल होना चाहिए। ये पार्ट तो नेगेटिव निकल के आएगा। और चेंज इन टाइम T2 माइनस T1 ये हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो क्योंकि जो चेंज इन कंसंट्रेशन में फाइनल माइनस इनिशियल है, ये वैल्यू माइनस आएगा, इसलिए इस ओवरऑल पार्ट को पॉजिटिव करने के लिए या रेट को पॉजिटिव करने के लिए बाहर माइनस साइन लगाते हैं। सो रिएक्टेंट का जो चेंज है दैट इज नेगेटिव, इसलिए ओवरऑल रेट को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन लगाता है। प्रोडक्ट तो वैसे भी बढ़ रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन की हम लोग बात कर रहा है। सो ये एक बेसिक चीज़ है जो हम लोग को मालूम होना चाहिए, इसमें दे रखा है। बाकी रेट लॉ डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये तो मेरे हिसाब से डिस्कशन करने के लायक ज़्यादा वर्थ चीज़ नहीं है। रेट इज इक्वल टू या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज है इन द RDS। मतलब यहाँ तो बहुत ही जेनरिक वे में दे रखा है चीज़ें, बट जैसे चलो ठीक है, सब लोग मान लो SN2 रिएक्शन पढ़ रखा है। सो SN2 रिएक्शन के टर्म में बात कर लेते हैं हम लोग। अगर SN2 रिएक्शन की बात करेंगे तो CH3Br वाला पार्ट OH माइनस के साथ रिएक्शन करके आराम से CH3OH बनाएगा। सो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सो एक ही स्टेप है, यही अपना RDS होगा। रेट ऑफ रिएक्शन में या रेट लॉ वाले पार्ट में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, या रेट पूरे रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, उसमें दो स्पीसीज इन्वॉल्व है। So therefore, rate will be directly proportional to concentration of CH3Br into concentration of OH minus ले सकते हैं। अब दोनों का एक एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, इसलिए दोनों पे पावर 1 भी हम लोग आराम से डाल सकते हैं। So ये हम लोगों का रेट का एक्सप्रेशन आएगा, और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओ तो एक रेट कांस्टेंट के डिफाइन कर सकते हैं। बट इसी के जगह अगर SN1 रिएक्शन है, so SN1 में पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, और बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं वही अपना RDS होता है। सो इस RDS में केवल एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है, इसमें दो स्पीसीज इन्वॉल्व भी नहीं है। सो क्योंकि इस एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है, इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि हम लोग रेट लॉ वाले पार्ट का जब एक्सप्रेशन लिखना शुरू करेंगे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस स्पीसीज, मतलब RBr। सो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं RDS में, उसके बेसिस पे हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा करते हैं। ऑल्दो जब आप काइनेटिक्स पहले पढ़ते हैं, मान लो ऑर्गेनिक नहीं पढ़ते हैं, तो मैकेनिज्म पल्ले ही नहीं पड़ता कि मैकेनिज्म होता क्या है। बट जब एक बार ऑर्गेनिक पढ़ लो, आपको मैकेनिज्म का ठीक ठीक आइडिया लग जाता है, तब उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि हम लोग रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे लिख सकते हैं। तब इस रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना ज़्यादा ईजी होता है। जो लोग 12th में है उनको एक चीज़ ध्यान रखना है, दो एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन होता है और एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। हम क्लास में एक बार पहले भी डिस्कस किए थे इस चीज का डिफरेंस, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ वाले पार्ट का। अगर प्रिंस एस टाइम पे आया कीजिए, कल से क्लास में घुसने नहीं देंगे आप लोगों को हम। सो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो पहला चीज ये पार्ट एक्सपेरिमेंटल है, ये डिफरेंस, नीचे वाला पार्ट थियोरेटिकल है। सो लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखते थे हम लोग कि ए वाला पार्ट बी के साथ रिएक्शन करके सी और डी बना रहा। सो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर स्मॉल ए, एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर स्मॉल बी। ये हम लोग रेट लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन था। बट रेट लॉ ऐसा नहीं लिखाया जाता है, रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल होता है, और उस एक्सपेरिमेंट में ये जो ए है, इसके जगह पे हम लोग एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर अल्फा, एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर बीटा लिखा करता है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन सेम हो जाएगा। लेकिन अगर एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तब उस केस में रेट लॉ का एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन अलग हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, तो इस चीज का डिस्कशन करना कोई सेंस नहीं बनाता, इससे हम लोग आगे बढ़ जाए तो ज्यादा बेटर है। पहला चीज। दूसरा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या दे रखा, अच्छा ठीक है, वही सब जो हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन सबके एक्सप्रेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन तो मेरे हिसाब से दिमाग लगाने का ज्यादा कोई सेंस नहीं है। ये एक्सप्रेशन जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं आपको रटा होना चाहिए। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इस केस में किसी भी टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, हम ए नॉट माइनस के टी लिखा करते थे प्रेफरेबली, जहां पे के को हम लोग रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। और हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, अच्छा एक और चीज,
हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? हाफ लाइफ, व्हाट इज हाफ लाइफ? जब कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है। कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता है, यही होता है कि जिस टाइम पे खत्म हो जाता है, आधा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है बोलना चाहिए। हाफ होना जैसे 1/4 है, इस 1/4 का क्या मतलब होगा? जब कंसंट्रेशन 1/4 हो जाएगा, 1/4 खत्म हो जाएगा। जब 1/4 खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस लैंग्वेज का ध्यान रखना, हाफ लाइफ का मतलब आधा बच जाएगा नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ये याद रखेंगे कि आधा बच जाएगा तो 1/4 में भी यही सोचेंगे 1/4 बच जाएगा। हाफ लाइफ में आधा खत्म हो जाएगा, सो 1/4 में 1/4 खत्म हो जाएगा। इस तरीके से भी वैल्यू को थोड़ा ध्यान रखना। खैर, टाइम ऑफ कंप्लीशन दे रखा, ये हम याद रखने के लिए नहीं बोलेंगे। टाइम ऑफ कंप्लीशन का मतलब फाइनल कंसंट्रेशन 0 है, तो ऑब्वियसली बात है सी नॉट इज इक्वल टू के टी या फिर टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई के। ये हम याद रखने के लिए नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, बेटर है कि बस आप ऊपर सी नॉट इज इक्वल टू, या सॉरी ए टी इज इक्वल टू, हम ए टी लिखा करते थे हमेशा, तो ए नॉट माइनस के टी, ये याद रखने के लिए आसान है। सो एक तो यूनिट जो है इसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, यूनिट देख के डिसाइड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का यूनिट उसके अलग अलग ऑर्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और हम लोगों को कभी कभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना भी होता है। सो एक ये पार्ट ध्यान रखने लायक है। दूसरा, हाफ लाइफ C0/2 के ध्यान रखने लायक है। एक इंफॉर्मेशन, केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो फाइनाइट टाइम में खत्म हो जाता है। इसके अलावा जितने भी रिएक्शंस है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते, कंप्लीटली इनफाइनाइट टाइम में खत्म हुआ करेंगे। ये मेरे हिसाब से सबको याद होना चाहिए। एक ये एक्सप्रेशन बहुत ही प्रॉपरली, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303, या ज्यादा बेटर ये होगा याद रखना, सॉरी K वाला पार्ट तो याद रखना उतना सेंस नहीं बनाता है। रेट कांस्टेंट, सॉरी किसी भी टाइम की अगर बात करें तो T इज इक्वल टू 2.303 K log A अपॉन A माइनस एक्स। A मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और X जितना वो खत्म हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर से एसोसिएटेड जो होते हैं वो इस एक्सप्रेशन से ही सॉल्व होते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग को टाइम का ही कैलकुलेशन करना होता है। जो फॉर्मूला इसमें बोल रहे हैं ये सब फॉर्मूला प्रॉपरली आपको याद होना चाहिए। हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2/k 0.693, और एक ये छोटा सा पार्ट होता है एवरेज हाफ लाइफ, दिस इज इक्वल टू 1/k 1/k है, तो हाफ लाइफ से रिलेशन एक छोटा सा निकाल दिया गया है, बट इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें एक पॉइंट है, जब ऊपर हम लोग हाफ लाइफ की बात कर रहे थे तो यहाँ का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट था, जबकि हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो कभी कभी ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आएगा, ये काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि आपके IQ लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है, स्पेशली तब जब हम लोग को पता करना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। सो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख के मालूम पड़ रहा हाफ लाइफ में मतलब कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, 100 ग्राम लो या 100 मोल लो तभी भी हाफ लाइफ हम लोग का मान लो 10 मिनट है, 200 मोल लो तभी भी हाफ लाइफ 10 मिनट है। इसका मतलब हम लोगों का जो हाफ लाइफ है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आसानी से, ये कौन है भाई, आर्शी फेस्टी, हु इज दिस वन? हाँ भाई, नए पर्सन जो भी आए हैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, भागी जाएगी। हाँ, सो ये छोटा सा पार्ट आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, सबको एज अ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जैसे अभी थर्ड वाला पार्ट, मतलब जो हम लोगों का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस का डिस्कशन करने के बाद छोटा सा डिस्कशन होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर से एसोसिएटेड, उसमें हमको लगता है कि 100 में से 20 से 25 क्वेश्चन तो उस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाता है। इसलिए हम जब भी क्वेश्चन को पढ़ते थे अपने टाइम पे भी, या जब भी क्वेश्चन को हम अभी भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उसी सेंस में सोचने की कोशिश करते हैं जो प्रॉपर्टी में हम लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। खैर, सो हाफ लाइफ वाला का पार्ट और टाइम, ये दोनों चीजें तो याद होनी चाहिए। मतलब ये सब ऐसा है कि अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला, इस टॉपिक को पढ़ना वर्थ नहीं होगा। आप लिख के फॉर्मूला याद करो, क्वेश्चन सॉल्व करते करते, प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला अपने आप याद हो जाना चाहिए। ये तो बिना फॉर्मूले से नहीं कर सकते। ग्राफ वगैरह हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे, ग्राफ सिखाना अब मेरा काम नहीं है, ग्राफ आपको आता होना चाहिए, मैथ्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये
देख सकते हैं। ऑल्दो ये है कि जैसे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करने का ज़्यादा कोई सेंस भी नहीं है, क्योंकि लाइक आप ऐसा सोचो कि ग्राफ ये थोड़े ना पूछने जा रहा है, ग्राफ का नीचे तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ग्राफ का नॉर्मल तरीका ही मालूम होना चाहिए ग्राफ कैसे बनना है, तो एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम लोग का सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है छोटा सा। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वाले पार्ट को हम लोग जब रिलेट करना शुरू करें, तो एक तो एक्सप्रेशन हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, ये एक्सप्रेशन इससे मोस्टली काम हो जाता है, दूसरा वाले पार्ट की जरूरत नहीं है सच, इसके बिना भी काम हो जाएगा। सो ऑल्दो मतलब कि इसी पार्ट को याद रखो, इससे काम हो जाना चाहिए। कहीं कहीं पे ये सेकंड वाला पार्ट जो के वाला पार्ट है, इसको हम लोग यूज करते हैं, खैर उसमें हम लोग आएंगे। ये मतलब हम तो नॉर्मली ये बोलेंगे कि इसको बेटर होगा कि हम लोग एडवांस के लिए रखें सेकंड वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को ध्यान दें तो ज्यादा बेटर है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड वाले पार्ट की तरफ से ज्यादा इजीली सॉल्व होता है, बट अभी के लिए ऐसा सोच लो जहां कहीं भी एक रिएक्टेंट एक्सेस में है, जैसे फर्स्ट मान लो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसा लिख दिया ए वाला पार्ट बी के साथ कंबाइन करके कुछ प्रोडक्ट बनाया, सो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पर पावर 1 बी पर पावर 1, ऐसा लिख दिया। अगर उसमें बी का कंसंट्रेशन एक्सेस हो जाए, तो एक्सेस होने का मतलब है कि इसके अमाउंट पे तो ओवरऑल कोई फर्क पड़ता ही नहीं दिखेगा। जैसे 1000 मोल है, अब 1000 मोल में अगर एक माइनस भी कर लो तो उसको तो 1000 ही बोलेंगे हम लोग। तो नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग जिसका अमाउंट एक्सेस में ले लेते हैं उस पार्ट को एक्सप्रेशन में डालने का कोई सेंस नहीं रहता, क्योंकि एक्सप्रेशन में ये वैल्यू चेंजेबल ही नहीं है, वो फिक्स्ड हो गया ऑलमोस्ट। सो एक्सेस अमाउंट वाले पार्ट को यहाँ से हटा सकते हैं हम लोग, और हटा करके इसको दूसरी तरफ डाल सकते हैं। सो रेट इज इक्वल टू दूसरी तरफ, सॉरी रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू ए पर पावर 1 इंटू बी पर पावर 1, एक्सेस वाले पार्ट को के में मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये जो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पर पावर 1 है, इसको नया कांस्टेंट के डैश बोल देते हैं। सो ओवरऑल जो वैल्यू दिखेगा वो रेट इज इक्वल टू के डैश इंटू ए पर पावर 1 दिखेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा दिखेगा। इस चीज को हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला करते हैं। सूडो मतलब फर्स्ट ऑर्डर के जैसा। जैसे कोई एग्जांपल में हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर वाले पार्ट में हम लोग वाटर का रिएक्टेंट यूज करते हैं, प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल बनता है। अब इसमें वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मतलब एक्सेस में लेके चलेंगे, तो जो एक्सेस पार्ट है उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक छोटा सा पार्ट जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इसके आगे क्या है भाई, जो डिस्कशन का पार्ट है। सो मीटर, हाँ ठीक है, ये एक छोटा सा डिस्कशन है जो पहले हम करना चाहेंगे, इसको ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उससे पहले जीरो ऑर्डर ले लेते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल में, ये तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टाइम इंटरवल। इसमें अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब एटी की बात कर रहे हैं, ये एटी विल फॉर्म्स एन एपी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब मान लो 100 मोल है, तो 100 मोल के बाद मान लो 10 सेकंड लिए, 10 सेकंड में मान लेते 10 मोल खत्म हुआ, तो 10 सेकंड के बाद हम लोगों को 90 मोल मिलेगा। 90 के बाद 10 सेकंड फिर से चले जाओ इक्वल टाइम इंटरवल में, फिर 10 का डिफरेंस मिलेगा, फिर 10 सेकंड बाद चले जाओ 70 मिलेगा। सो इक्वल टाइम इंटरवल में जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करता है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जगह पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाए, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो इक्वल टाइम इंटरवल तो फिक्स है, इक्वल टाइम इंटरवल पे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है, दिस विल फॉर्म्स अ जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस पर हम डिस्कशन करते हैं, बट अभी के लिए इसको ऐसा समझ लो। बेस्ट एग्जांपल तो शायद यही होना चाहिए। इनिशियली कंसंट्रेशन मान लो ए है, तो अगर हम लोग एक हाफ लाइफ लेके चले, एक हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन A/2 हो जाएगा, मतलब इक्वल है। अच्छा सॉरी, ऐसा सोच सकते हैं, एक और स्टेटमेंट सुन लो पहले। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल
अमाउंट खत्म होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो उसमें एपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इक्वल अमाउंट खत्म होगा अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सो अगर पहले 10 सेकंड में 10 मोल खत्म हो तो अगले 10 सेकंड में 10 मोल खत्म होगा, अगले 10 सेकंड में भी 10 मोल खत्म होगा। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल डिकम्पोज या कंज्यूम। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो इस केस में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट विल बी कंज्यूम। मतलब अगर हम लोग शुरू में एक हाफ लाइफ लें तो आधा खत्म हो गया 50%। तो जब दूसरा हाफ लाइफ लेंगे तो जो पहला पार्ट था तो खत्म हो गया, अब यहाँ a/2 का आधा खत्म हो जाएगा। a/2 का आधा खत्म होने के अंदर a/4 बचेगा। फिर जब तीसरा हाफ लाइफ लेंगे तो इस केस में a/4 का आधा खत्म हो जाएगा, तो उसका आधा बच रहा होगा, आगे a/8 की बात कर सकता है। तो खैर एक तो है कि इक्वल परसेंटेज खत्म हुआ, तो पहले अगर 50% खत्म हुआ तो दूसरे वाले केस में फिर से 50 खत्म होगा, तीसरे वाले मतलब ऐसा 50 का 50 खत्म होगा, तीसरे वाले केस में जो नया वैल्यू आया था उसका 50 खत्म होगा। तो पहले a/2 बना, फिर a/4 बना, फिर a/8 बना, फिर a/16 बनेगा। मतलब हम लोग बेसिकली जीपी का फॉर्मेशन करते चले जा रहे हैं, इसकी बात कर सकते हैं। और अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हम लोगों का एचपी का फॉर्मेशन होता है, जो रिएक्टेंट का अमाउंट आफ्टर इक्वल टाइम इंटरवल है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करता है। एचपी जज कर पाना इतना आसान तो नहीं है, केमिस्ट्री में सोचता भी नहीं इंसान कोई, तो एचपी जज कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये दोनों पार्ट तो बहुत इजीली सॉल्वेबल है। जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसको फाइंड करना है, तो ये दो प्रॉपर्टी से तो काम हो ही जाता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाता है, जैसा हम देखा करते हैं। ऑल्दो मतलब ये नहीं कि ऐसा सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, बट एट इज जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से एसोसिएटेड जितने भी क्वेश्चन है उसमें 30-40% क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाता है। इक्वल परसेंटेज खत्म होगा या जीपी का फॉर्मेशन कराएगा, क्वेश्चन वहां से रिलेटेबल होता है। कल जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो हम एक बार रिलेट करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो मतलब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाए हुए मेरा 3 साल हो गया, 2019 में हम लास्ट पढ़ाए थे जहाँ तक हमको ध्यान है। काइनेटिक्स शायद 19 में भी नहीं पढ़ा था, 18 में हम लास्ट पढ़ाए थे। काइनेटिक्स बाई चांस पढ़ाने का हमको मौका नहीं मिला। सो क्वेश्चन में हो सकता है कि हम कैलकुलेशन वाइज थोड़े से स्लो हो गए हों, ऑल्दो हमको नहीं लगता है कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा कोई सेंस बनाता है, वो तो हम फास्ट ही रखेंगे। बट स्टिल अगर कोई फॉर्मूला अगर हम भूल रहे होंगे तो अगर बाई चांस हम फॉर्मूला भूल गए तो फॉर्मूला फटाफट बता देना, क्वेश्चन सॉल्विंग तो फास्टली कर लेंगे। बट ठीक है, एक बार फॉर्मूला देख लिया तो वैसे भी याद ही है, ज़्यादा कुछ इसमें भारी है नहीं। अब चलते हैं आगे, मेथड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो इनिशियल रेट लॉ है। मेरे हिसाब से इनिशियल रेट लॉ मेथड तो आपको पता होना चाहिए, इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब इस चीज को एक्सप्लेन करना प्रेफर करेंगे। क्वेश्चन के थ्रू समझने इसको ज्यादा आसान है रेदर देन कि इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूजिंग इंटीग्रेटेड रेट लॉ हिट एंड ट्रायल है, वो बेसिकली अलग अलग टाइम इंटरवल पे वही जो ऊपर बोले थे एपी बनाएगा जीपी बनाएगा, इस तरह की चीज को हम लोग हिट एंड ट्रायल बोल सकते हैं। तो एक ये मेथड, इसमें मेथड ऑफ हाफ लाइफ मेथड, अगर हम लोग किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन पर पावर n-1, जो हाफ लाइफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r0, तो 1/a0 ही ले लो, a0 पर पावर n-1। अगर हम लोगों का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में अगर इस ऑर्डर में आ रहा है, यहाँ से पता कर सकते हैं कि इनका वैल्यू क्या है। अब ये सब क्वेश्चन मतलब ये सब थ्योरी ऐसा है जिसको हम लोग बेटर होगा कि क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करें, यहाँ से सॉल्व कर पाना आसान काम नहीं होता है। दूसरा एक और चीज होता है इसमें हाफ लाइफ मेथड में, एक और चीज आता है पता नहीं क्या, चलो ठीक है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। एक ग्राफिकल मेथड है इसमें नहीं दे रखा, बट ग्राफिकल मेथड इज लाइक आपको सारे ग्राफ याद होने चाहिए। ग्राफ दे रखा होगा और ग्राफ के थ्रू आप जज कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ था कि सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ था। जैसे मान लो रेट की बात करें, रेट वर्सेस टाइम, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो किसका ग्राफ होना चाहिए? रेट नहीं, सॉरी रेट बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये किसका ग्राफ होना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक ऐसा चला जाएगा एक ऐसा चला जाएगा, ये किसका ग्राफ होना चाहिए? जीरो ऑर्डर।
जीरो ऑर्डर होना चाहिए। क्यों जीरो ऑर्डर होना चाहिए? तो पहला चीज, रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन भी है और रिएक्टेंट खत्म भी हो रहा है, जीरो ऑर्डर के अलावा कोई और चीज नहीं हो सकता। ग्राफिकल पार्ट ऐसा है जो आपको प्रॉपर्ली रटा होना चाहिए, मतलब एक एक ग्राफ के सारे ऑप्शंस आपको रटे होने चाहिए कि ये ग्राफ इस ऑर्डर का था, ये ग्राफ इस ऑर्डर का था, इसके लिए ये ग्राफ था, उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्विंग आता ही आता है। और सर मतलब वो फॉर्मूला रट के भी तो ग्राफ बन ही जाता है ना, मतलब बन जाता है, बट यहाँ आपको उल्टा करना है, आपको ग्राफ देके जज करना है ये कौन से फॉर्मूले से आया होगा। आप ग्राफ देके सोच पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूले से आया है ग्राफ? हाँ मतलब तीन ही फॉर्मूला ही है तो उतना से यही फॉर्मूला नहीं है ना, इधर लॉगरिथमिक भी और एक्सपोनेंशियल भी है ना सर। तो दिया रहता है ना कि y पे क्या है x पे क्या है, सीधा रेट थोड़े लिख देता है। अरे फिर वही चीज, मान लो एक्सप्रेशन में सेकंड ऑर्डर की जगह nth ऑर्डर रिएक्शन दे दिया, तो उसमें तीन ही फॉर्मूला कैसे है? ए पे पावर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हाँ आपको सर। वैल्यू मैच करा करा के उसमें देखना पड़ेगा, वो हिट एंड ट्रायल का ही पार्ट है बेसिकली। जैसे क्यूब रूट निकाल सकते हैं क्या? किसका? किसी भी चीज का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, मतलब क्यूब रूट हाँ निकालने का तरीका है अपने पास। हाँ क्या तरीका है? हमको तो पता है कि हिट एंड ट्रायल होता है क्यूब रूट निकालने के लिए। बहुत बड़ा सा एक फॉर्मूला भी होता है बट यूज नहीं करते उसको। सही में कोई फॉर्मूला है? हमको नहीं पता है, पूछ रहे थे हम। हाँ शायद कार्डानोस मेथड की कार्ड क्या तो बोलते हैं। अच्छा, तो मेरे लिए नया चीज है वैसे ये। हमको जहाँ तक पता है कि क्यूब रूट अगर आपको निकालना है तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया करते हैं। तो उसमें क्या है कि आप नहीं जज कर सकते, बट आप अप्रोक्सीमेटली सोच सकते हैं कि अच्छा क्यूब रूट इसका नियर अबाउट ऐसा आएगा। तो ग्राफिकल मेथड में आपको कुछ चीजें एकदम प्रॉपरली याद हो तो ज्यादा बेटर है, एटलीस्ट उसमें टाइम खराब नहीं होगा। जैसे एकदम छोटा सा चीज है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम कितना अपने पास? 2 मिनट का टाइम है। अगर 2 मिनट का टाइम है तो हम सोचने थोड़ी जाएंगे कौन सा क्वेश्चन है इसका। तो बेटर होगा कि आप फटाफट उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उन सब ग्राफ्स के नेचर को याद रखो, कुछ ज़्यादा सुटेबल है। मतलब जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा आपको ग्राफ प्रॉपरली याद होना चाहिए। हम अगर याद नहीं रखें चलेगा, हमको एग्जाम थोड़ी देना है, हम तो तुरंत 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। बट मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ना टाइम का, आपके ऊपर फाउंडेशन, आपको कम टाइम में काम करना है, यही आपका एडवांटेज होगा। तो सिंपल सा चीज आपका एडवांटेज होगा। अब बाकी लोग भी, हम बाकी लोगों को भी एक छोटा सा चीज बता दे रहे हैं। जो लोगों को लगता है कि कैलकुलेशन वगैरह तो कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मान लो 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 75 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं? क्या लगता है, एक रफ आइडिया? 75 क्वेश्चन होता है, 90 क्वेश्चन होता है, 75 ही होता है ना, 75 सॉल्व करना होता है। हाँ, 75 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं? किसी को भी नंबर पता? 20 तो कितना? 40 से 50 हो सकता है। 40 से 50 हो सकता है। हमको तो जहाँ तक लगता है कि अब तो इनऑर्गेनिक खत्म 20 भी से हो गया। 30 होगा सर। पहले इनऑर्गेनिक होता था तो 10-12 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का और ऑर्गेनिक का हो जाता था, अब तो इनऑर्गेनिक भी खत्म हो गया है। तो मान के चलते 50 क्वेश्चन तो होता ही होता है। 50 क्वेश्चन का मतलब ऑलमोस्ट आप 60 से 65% न्यूमेरिकल सी बात कर रहा है। कैलकुलेशन बहुत टीडियस टास्क है, कैलकुलेशन करना किसी के लिए आसान काम नहीं होता। सो आपको पता है कि 60 से 65% क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इसलिए हम आपको अप्रोक्सीमेशन सिखाते हैं कि आपका यहाँ टाइम बचे, यही आपका एडवांटेज है। क्योंकि ये ऐसा चीज है कैलकुलेशन कि अगर 2 इंटू 4 इंटू 10 कर दो तो सब लोगों को एक ही तरीका पता है बचपन से कैलकुलेशन करने का, उनको नहीं पता है कुछ नया तरीका कर सकते हैं। इसी में अगर डेसिमल डाल दो तो फिर सब लोग उसी स्टैंडर्ड तरीके से जाएंगे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। सो सब लोग स्टैंडर्ड तरीके से जाएंगे। ये ऐसा पार्ट है जैसे क्वेश्चन आता भी है, फॉर्मूला आता भी है, तभी भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग है, कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन पार्ट है। तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो सबको सेम प्रोसेस से गुजरना है। और आपको मालूम है कि आपके पूरे क्वेश्चन में मान लो 60-65% क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, मतलब आपके पूरे पेपर का जो 60-65% पार्ट है उसका मान लेते हैं कि कुछ फॉर्मूला लिखने में जाएगा, कुछ वैल्यू पुट करने में जाएगा, कुछ क्वेश्चन समझने में जाएगा, लेकिन उसका 50% में मान लो कि एग्जैक्टली हम लोग का कैलकुलेशन में जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 1.5 घंटा के अराउंड हम लोग, या 1.25 घंटा के अराउंड कैलकुलेशन में डाल सकते हैं। 1 घंटा डाल लो, 1/3, 1 घंटा प्रॉपर कैलकुलेशन है। अब इस 60 मिनट में अगर आप 20 मिनट भी बचा लिए तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है। सो हर चीज को जेनरिक वे में नहीं ले सकते हम। मोस्टली हम केमिस्ट्री में जनरलाइज करके चीजें सिखाए कि इसको याद मत करो, इसको याद मत करो, इसको याद मत करो, इसको इस तरीके से सीख लो। वो रिलेट करना ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, लेकिन अगर हम कोई चीज बोल रहे याद करो तो उसको याद करो। हमको मालूम है कि लोग बहुत स्मार्ट है,
बहुत अच्छे से सारी चीजें कर सकते हैं, नंबर क्यों नहीं आता? क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीजें मिस कर रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि एक एक मिनट का वैल्यू क्या है। एक मिनट मतलब एक क्वेश्चन। आप अगर जुगाड़ लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 3-4 मिनट चाहिए उसके लिए। आप जुगाड़ लगाने के लिए टाइमिंग अवेलेबल निकाल पा रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चन सॉल्व करके इन्फॉर्मेशन याद करो। हमको भी मालूम है ग्राफ कितना भारी काम है, लेकिन यही तो आपको एडवांटेज निकालने का, टाइम कम खर्च करें, जितना इन्फॉर्मेशन याद रखें। मेन से इन्फॉर्मेशन याद रखने का गेम है। एडवांस में इन्फॉर्मेशन याद रखने के साथ साथ उसके एप्लीकेशन और याद रखने वाली चीज के हिसाब से कुछ ब्लैंक स्पेस में जाके सोचना, ये सारे स्किल्स हैं। क्योंकि उसमें आप ज्यादा याद रखेंगे तो भी गलती करने के चांसेस है। एकदम मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, इसका तो यही होता है, पता चला कि उसमें कुछ एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट डाल दिया गया जो हम सोच ही नहीं पाएंगे, हम तो याद करके बैठे रहते हैं। उसमें याद तो होना ही चाहिए, और उसको याद करने के साथ साथ उसमें हमेशा चेक करना कि उसमें क्या क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं होने वाला, उसको थोड़ा सा अलग प्रोसेस से देखना होता है। चलो खैर, मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या है भाई मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजरिंग टोटल। अच्छा, ये प्रेशर के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम लोग, चाहे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो हम लोग पढ़ते हैं इसके टर्म में मेजर कर सकते हैं। टाइट्रेशन मेथड भी एक होता है, इसके टर्म में भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो प्रॉपर्ली एडवांस का पार्ट है। थीटा वाला पार्ट भी मेरे हिसाब से मेन सेंस में नहीं पूछना चाहिए, बट प्रेशर और वॉल्यूम पूछा जा सकता है। सो सिंपल सा चीज है। पहले जो हम लोग ए और ए नॉट, सॉरी ए माइनस एक्स लिखा करते थे, मतलब ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ए की जगह पे पी वाला पार्ट आ जाएगा, प्रेशर अपॉन पी माइनस एक्स। या एक और भी चीज हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का दे रखा होगा कि आपके पास पी या पी नॉट वाला वैल्यू पता नहीं होगा, उसको भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये कैलकुलेशन का पार्ट है। इसमें भी आप मतलब, इसमें तो खैर कुछ दे ही नहीं रखा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस लैंग्वेज को सिखा पाना ज्यादा इजी होगा। मतलब खैर काइनेटिक्स में क्वेश्चन ही स्किल है, थ्योरी तो ज्यादा कुछ नहीं है, बट क्वेश्चन में वही थोड़ा बहुत हम लोग मालूम करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने का एस्पेक्ट क्या हो सकता है। खैर, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना, उसका कैलकुलेशन करना, उसमें एक क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन के टर्म में एक टाइट्रेशन मेथड, ये शायद नीचे दे भी रखा है टाइट्रेशन मेथड। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर के थ्रू भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग फर्स्ट लॉ वाले पार्ट पे रेट कांस्टेंट के निकाल सकते हैं। तो इसको मेथड्स टू मॉनिटर नहीं बोलना चाहिए, इसमें कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट अलग अलग मेथड से, मोस्टली हम रेट कांस्टेंट का ही कैलकुलेशन किया करते हैं, इसके लिए हम इसको यूज किया करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का ही तरीका है। मतलब इसमें क्या है कि इसको ऐसे वर्बली समझा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसको क्वेश्चन के थ्रू एग्जांपल में समझाना मेरे हिसाब से ज्यादा सेंसिबल होगा। ऑल्दो आपको बस याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा कोई चीज पढ़ाया हुआ है, ऐसा कोई चीज पढ़ाया हुआ है, ऐसा कोई चीज पढ़ाया हुआ है। बस हम जो सजेशन दे रहे हैं ऊपर के जो फॉर्मूले को याद रखने का, उस फॉर्मूले को याद रखो, मतलब वो सब याद रखना मस्ट है, उतना ही सफिशिएंट है। उससे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है इसके लिए हम फटाफट सिखा देंगे। ये आपका मेजरिंग ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन दे रखा है वैल्यू, तो इस वैल्यू को मेरे हिसाब से याद मत रखना, क्योंकि ये वैल्यू जिस केस के लिए दे रखा है, अगर उस केस में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन निकलता कैसे है आपको ये निकालना सीखना चाहिए। हाँ ये है कि एक पार्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन अगर आएगा तब हम सीधा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, सीधा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। बट ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से मेन से पूछने लायक है नहीं, ये पूछना नहीं चाहिए। बट इन केस, अब कौन आ गया भाई, कौन है? शिवम कुमार, खतरनाक। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा है, अगर कोई कल से लेट आया 5 मिनट से, चल मानना फिर ऑनलाइन पे यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, बढ़िया है। उसी बहाने कुछ तो फायदा होगा, यूट्यूब का सब्सक्राइबर बढ़ेगा, वीडियो का व्यूअरशिप बढ़ेगा, क्या थोड़ा हम भी तो अपना फायदा देख लें। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चलेगा, लेकिन हर जगह के लिए नहीं चल सकता। अलग अलग टाइप के रिएक्शंस में ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन को याद रखने का कोई सेंस नहीं है, इसको थोड़ा समझना ही सेंस है। फॉर्मूला जो फर्स्ट ऑर्डर का था उसी को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस पर हम लोग जब आएंगे डिस्कशन कर लेंगे क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम लोग के एनीमियस इक्वेशन वाले पार्ट से एसोसिएटेड
डिस्कशन है। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हमेशा एक इमेजिनरी स्टेट के थ्रू होते हुए जाता है, उसको हम लोग एक्टिवेटेड स्टेट या कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और जब रिएक्टेंट उस एक्टिवेटेड स्टेट में जाता है तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है हम लोग को, मिनिमम एनर्जी बैरियर जो रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और अगर हम लोग इसी चीज को बैकवर्ड रिएक्शन के सेंस में देखें, हम लोग इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी सीखा करते हैं। अगर प्रोडक्ट से हम लोग रिएक्टेंट की तरफ मूव करेंगे, सो प्रोडक्ट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी बैरियर चाहिए होगा, इसको हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन EAB बोल देते हैं। पहले वाले में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन EAF बोल देते हैं। बाकी डिस्कशन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। रिएक्टेंट अगर लो एनर्जी पे है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे है, जब लो से हाई जाएंगे तो वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, मतलब हीट ऐड करना पड़ेगा एंडोथर्मिक, और जब भी कभी वैल्यू ऐड करेंगे मतलब पॉजिटिव। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा डेल्टा एच पॉजिटिव। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट ऐड किया मतलब पॉजिटिव रिएक्शन। अगर हम लोग हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो फिर एनर्जी माइनस कर रहे हैं हम लोग। अगर माइनस कर रहे हैं मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच का वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले सकते हैं। सो केमिस्ट्री में बड़ा सिंपल सा फंडा है थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आप हीट ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव, या फिर एनर्जी अगर आप ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, या सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो जब भी सिस्टम का एनर्जी बढ़ा रहे हैं मतलब सिस्टम में एनर्जी ऐड कर रहे हैं, तो फिर पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर सिस्टम का एनर्जी घटा रहे हैं या नहीं, उसका वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो उसको माइनस ले लेना है। मतलब घटने का मतलब ही माइनस है, माइनस ले लो। बढ़ने का मतलब है प्लस है, तो उसको प्लस ले सकते हैं हम लोग। अब इसमें एक छोटा सा चीज है, जब हम लोग रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के सेंस से बात करते हैं, तो पहला चीज जो हम लोग का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पार्ट है, इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का एनर्जी वाला पार्ट है, इसी को हम लोग डेल्टा एच बोला करते हैं। दिस डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम में इससे एसोसिएटेड एक डेरिवेशन का पार्ट है, जहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वाले पार्ट को जब रिलेट करेंगे, वहां पे ये एक्सप्रेशन वहां पे भी काम आता है। अच्छा, एक और चीज है, EAF और EAB is considered या is taken to be independent of the temperature। मतलब EAF और EAB टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा H मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही होगा, ऐसा बोल सकते हैं आइडियल सिचुएशन में। लेकिन रियल सिचुएशन में जो डेल्टा H का वैल्यू ये चेंज करता है। थर्मोडायनेमिक्स में एक छोटा सा इक्वेशन आता है, किरचॉफ्स इक्वेशन। ये फिजिक्स में भी आता है, किरचॉफ लॉ में। याद है किसी को किरचॉफ लॉ क्या होता है? हम भूल गए इसलिए पूछ रहे हैं। किसी को भी याद है किरचॉफ लॉ क्या होता है? एक लूप लॉ होता है, एक जंक्शन लॉ होता है। अलग अलग लॉ होता है क्या? किरचॉफ का एक ही हीट होता में कि करंट में? नंबर 2 है। क्या क्या? हीट में कि करंट में? करंट में। हाँ, तो एक लूप लॉ होता है एक, और एक जंक्शन लॉ होता है पोटेंशियल का और करंट। अच्छा, ऐसा नहीं होता है क्या? रेसिस्टेंट इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, खैर यही होता है सर, यही होता अरे कैसे ना लायक लोग है हमको। हम मान लो 12-13 साल के बाद फिजिक्स हम तुमसे पूछेंगे तो हमको बेवकूफ बनाएगा तुम लोग। अभी आदित्य शाह ऐसे लिखते नहीं है लेकिन सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं, मतलब लूप में घूम के पूरा। हाँ है। मतलब वो तो पोटेंशियल से ही निकालते हैं सर इसको, थोड़ा कंफ्यूज हो गया है। कंफ्यूज हो गया बच्चा, ज्यादा पढ़ लिया लगता है, दिमाग काम करना बंद कर दिया है। सो बेसिकली हम लोग एक छोटा सा पार्ट होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग इंथैल्पी चेंज बोला करते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और हीट का वैल्यू होता है Cp डेल्टा T, क्योंकि हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। सो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम लोग हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, सो Ncp डेल्टा T लिया जा सकता है। किसी भी रिएक्शन के लिए नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, Cp इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन N डेल्टा T, ऐसा लिखा जा सकता है। सो यहाँ वाले पार्ट को हम लोग जब अलग अलग टेम्परेचर पर कराएंगे किसी रिएक्शन के लिए, इस तरह का सिमिलर एक्सप्रेशन आएगा। बेसिकली Cp ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1।
बेसिकली अलग अलग टेम्परेचर पे जो अलग अलग इंथैल्पी चेंज है, इस चीज को अगर कैलकुलेट करेंगे, दिस विल गिव सीपी ऑफ रिएक्शन, मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स से जब डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो खैर ध्यान रखना, EAF और EAB टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट लिया जाता है, इसका मतलब डेल्टा H भी इंडिपेंडेंट लिया जाएगा, बट आइडियल सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में डेल्टा H डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, बट हम लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होता, उसको हम लोग थोड़ा लाइटली भी ले सकते हैं। बाकी क्या दे रखा है भाई यहाँ पे, और कुछ दे रखा है क्या? ये सब तो यार आप लोगों को रटा हुआ होगा, ये तो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में रटवा चुके हैं, इसको को केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, जब हम लोग ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां भी एक बार हम सवाल इसका कम से कम पूछ ही लेते हैं। तो K इज इक्वल टू A इंटू ई पर पावर माइनस E अपॉन RT, ये पार्ट तो हम लोग को नॉर्मली पता ही है। ए क्या होता है यहाँ पे, व्हाट इज ए? Arrhenius constant। ए को अरेनियस कांस्टेंट बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं ना शायद। हाँ सर। एक ही बात। एक ही बात है। अच्छा, ए किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? सर ए शायद वो रिप्रेजेंट करता है ना कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहा है एक्टिविटी। नहीं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ से आता है, E पर पावर माइनस E अपॉन RT। बेसिकली गैसीय स्टेट, खैर गैसीय स्टेट तो सिलेबस से हट गया, लेकिन गैसीय स्टेट में हम लोग एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का कर पढ़ते थे। सो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के आगे जो वैल्यू है, अगर हम लोग इसकी बात करें, सो इसके आगे जितने एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के आगे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रखे होंगे। इसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, E पर पावर माइनस E अपॉन RT। सो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ग्राफ का टॉप मोस्ट पॉइंट नीचे आएगा और बाहर की तरफ शिफ्ट होगा। सो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से ये एरिया बढ़ जाता है। एक चीज ध्यान रखना होता है, ये एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसका वैल्यू हम लोग 1 के बराबर लेते हैं, मतलब एरिया जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, एरिया अंडर द कर्व कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक मिनिमम बैरियर से ऊपर वाला वैल्यू बढ़ता चला जाएगा जितना टेम्परेचर बढ़ाते चले जाए। बट ये भी है कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर देंगे हम लोग, तब भी उस केस में डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, रिएक्शन अफेक्ट होना शुरू होता है, लेकिन हम लोग उस स्कोप में नहीं जाते हैं, हम लोग नॉर्मल चीजों के सेंस में ही बात करते हैं। ये एक्सप्रेशन हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, उस दिन सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्लॉसियस क्लैपलिन इक्वेशन डिस्कस किए थे, सिमिलर टाइप्स का एक्सप्रेशन है। हमको नहीं लगता है कि ये सब एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका डिस्कशन करना चाहिए, ये सब आपको अब तक रट गया होगा। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब बस इसमें क्या है कि हम लोग अपना टॉपिक चेंज करते जा रहे हैं। अगर टॉपिक चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होंगी। जैसे यहाँ पे हम लोग के इक्विलिब्रियम लेके चल रहे थे तो यहाँ डेल्टा H है। अगर रेट कांस्टेंट आयनिक काइनेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट K2 और K1 होगा, तो यहाँ जो डेल्टा H का वैल्यू है इसकी जगह पे हम लोग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डाल सकते हैं। सो हम नॉर्मली ये वैल्यू माइनस साइन के साथ याद रखना प्रेफर करते हैं। मेरा T2 माइनस T1 चलता है हमेशा फॉर्मूला, तो अगर जिसको भी यहाँ प्लस याद रखना हो प्लस याद रख लो, बट हम हमेशा माइनस ही के साथ इस वैल्यू को याद रखना प्रेफर करते हैं। तो माइनस डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला आयनिक इक्विलिब्रियम में आता था, जहाँ पे pH कैलकुलेशन करते थे Kw2 अपॉन Kw1, फिर Ksp2 अपॉन Ksp1, फिर वेपर प्रेशर में भी सेम चीज आया था। उसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन का बचता नहीं है, लेकिन स्टिल ये फॉर्मूला ऐसा है जिसको याद रखना, ऊपर वाला याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है, उसको हम लोग थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बाकी ग्राफ बहुत ही बेसिक है, उसमें कुछ सीखने को नहीं है। रेदर इससे बेटर ग्राफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वहां पे ज्यादा सुटेबल डिस्कशन होगा। तो काइनेटिक्स में डिस्कशन करे क्या, लाइक काइनेटिक्स में कुछ डिस्कशन को बचा है क्या? सर कोलिजन थ्योरी नहीं होगा? कोलिजन थ्योरी में क्या थ्योरी क्या पढ़ा है हम? ये सब चीज किसी काम का होता नहीं है, ये सब दे तो रखा लेकिन किसी काम का नहीं होता। रिवर्सल फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब रटने वाला एक्सप्रेशन है, बट स्टिल काम का नहीं होता है। सीक्वेंशियल रिएक्शन का डेरिवेशन अपने काम का नहीं होता है, ग्राफ केवल काम का होता है। इसे तो वाहियात दे रखा है फालतू में,
मतलब सर मेंस में सीक्वेंशियल का सवाल भी नहीं दिखा नहीं था आता है, मतलब। नहीं आता मेंस में तो है भी नहीं, बट एनीवे एडवांस में भी है तो भी वहाँ पे ग्राफ का पार्ट केवल सर ग्राफ वो दो रिएक्शन साथ में होता है, पैरेलल में होता है और सीरीज में होता है, वो एक बार बता दीजिए ना उसका फॉर्मूला। उसका भी काम करिए फॉर्मूला। और मतलब सवाल आया था लेकिन एक बार मेंस में उसका बनाया तो। मेंस में हाँ मेंस में सर, वैसा सवाल नहीं था, किसी और एंगल पे सवाल था। T1 दिया था, T2 दिया था अलग अलग रिएक्शन के लिए, फिर पूछा था दोनों पैरेलल में होगा तो कितना टाइम लेगा, ऐसे पूछा था। दिखाना एक बार सवाल, हमको तो ध्यान नहीं कि सवाल क्या है, बट ठीक है, अगर सवाल आया होगा पढ़ा होगा असाइनमेंट में तो सॉल्व कर लेंगे। सवाल भारी नहीं है, सवाल आप डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। मतलब फॉर्मूला हम तो सजेशन नहीं दिया करते कि याद रखो, बस ये पार्ट याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रखने लायक चीज है। क्यों याद रखना है इसका एक डिस्कशन कर लेंगे, बट इसलिए मेंस में याद नहीं रखना है, पता नहीं इसमें क्यों रखा है, बट ठीक है, फॉर्मूला बुकलेट है, मेंस के लिए एडवांस के लिए सबके लिए बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, याद करेंगे। ये ग्राफ का नेचर थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, बड़े लॉजिकल है। मतलब इसमें तो दिया भी नहीं है शायद रिएक्शन क्या है, बट ए से बी बन रहा, बी से सी बन रहा मान लो। सो शुरू में केवल रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट एकदम जीरो है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है ये तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो जो फाइनल प्रोडक्ट सी है ये धीरे 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 करके बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो रिएक्टेंट ए है ये हमेशा घटेगा ही घटेगा। सो रिएक्टेंट ए वाला पार्ट हमेशा घटेगा ही घटेगा, और एक्सपोनेंशियली घटेगा। ग्राफ थोड़ा सा वो बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा। जो बी के साथ क्या होगा कि शुरू में ए का कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब ए का डिसोसिएशन का रेट हाई होगा। सो ए तेजी से डिसोसिएट करके बी को तेजी से बनाएगा, बट क्योंकि शुरू में बी कम अमाउंट में है, इसका मतलब बी जो है उतना तेजी से डिसोसिएट नहीं हो रहा होगा जितना तेजी से बन रहा होगा। मतलब शुरू में इसका अमाउंट बढ़ रहा होगा, लेकिन एक पॉइंट आएगा जब ए काफी कम होना शुरू हो जाएगा तो उसके तरफ से बी का फॉर्मेशन घटने लगेगा, एंड बी का अमाउंट भी सफिशिएंट हो चुका। सो बी का डिसोसिएशन भी बढ़ने लगेगा। सो एक पॉइंट के बाद जो रेट है वो थोड़ा स्लो होता जाएगा, फिर हम लोग का मैक्सिमम रीच करके फिर वहां से ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा फिर तो ए खत्म होता जाएगा, फिर टाइम के साथ बी भी धीरे धीरे करके खत्म ही होता जाएगा, क्योंकि फाइनली तो अपने को सी ही बनाना है। सो सी हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ए हमेशा टाइम के साथ घटेगा ही घटेगा, और बी वाला पार्ट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसी को हम लोग मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। हम तो सजेशन देंगे डेरिवेशन भूल के भी याद मत रखना। अगर याद रखना भी है, स्पेशली एडवांस में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला के थ्रू काम कर सकते हैं। डेरिवेशन इतना लंबा है कि वो सब्जेक्टिव पेपर में हुआ करता था, तब उस टाइम पे वो वर्थ था याद रखना। जैसे गैसेस स्टेट में बहुत सारा डेरिवेशन काम का था, बट वो सब चीज़ अब वर्थलेस है। मतलब उसका रिजल्ट अपने को याद रखना है, जो रिजल्ट दे रखा है उसके थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ज़्यादा बेटर होगा, इसको ध्यान रखना। बाकी मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, मतलब लास्ट फेज तो किसी काम का ही नहीं है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें भी देख लेना, मेंस में सब क्वेश्चन नहीं होता, और अगर होता भी है तो जितना इंफॉर्मेशन अपने पास है उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब केमिकल काइनेटिक्स फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये दो तीन छोटे से इंफॉर्मेशन है। रेट लॉ का थोड़ा सा एक्सप्रेशन है। कोलिजन थ्योरी में डिस्कशन हम क्या ही करेंगे, मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन केवल, और क्वेश्चन जैसे जैसे आता जाएगा उसके थ्रू ही हम डिस्कशन कर ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि थियोरेटिकल एस्पेक्ट हम पढ़ाने लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम डिस्कशन कर लेंगे। ऑल्दो मेरा सजेशन होगा एनसीईआरटी में इस चीज को रीड करो। कोलिजन थ्योरी एनसीईआरटी में वन ऑफ द बेस्ट दे रखा है। मतलब कुछ कुछ चीज एनसीईआरटी में बेस्ट है, हम एनसीईआरटी नॉर्मली पढ़ते नहीं थे, अपने टाइम पे नहीं पढ़ते थे, अभी भी नहीं पढ़ते हैं। बट कोलिजन थ्योरी हो गया आपका, एडजॉर्प्शन थ्योरी हो गया, सॉलिड स्टेट का जो ये डिफेक्ट्स का पार्ट है, ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं है, एडवांस में है, सॉलिड स्टेट के डिफेक्ट का पार्ट हो गया, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस हो गए, ये सब चार पांच पेजेस ही हैं। ये इतने सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि सिंगेज विंगेज जो भी बुक से इसी को सीधा कॉपी पेस्ट कर ले रहा है। मतलब वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा, लाइन बाय लाइन सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्योंकि सबसे बेस्ट दे रखा है। तो कोलिजन थ्योरी एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लो, ज्यादा सुटेबल होगा। बट हम लोग उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कशन करें तो ज्यादा बेटर होगा, जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगा। स्टिल उसमें जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी फैक्टर वगैरह की चीजें लिया करते हैं, वो सारी चीजें देख लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से ज्यादा सुटेबल होगा। बट अदरवाइज काइनेटिक्स में हम ध्यान से उतरा हुआ था, बट हाँ एक्चुअल में ज्यादा कुछ फॉर्मूला नहीं है। ये एक एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने वाला पार्ट, बट ये सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल है।
मतलब अगर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दें तो आपसे क्वेश्चन बन ही जाएंगे। तो ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगा लेक्चर, तो अगर कल मतलब आपको बाद में भी इन चीज़ों को सीखना है, बाद में भी स्किल डेवलप करना है तो कर लो। अदरवाइज काइनेटिक्स में मोस्टली डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन ही चलता रहता है और उसके बाद फिर क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये स्किल डेवलप करना है। 3-4 फॉर्मूले जो मैंने हाईलाइट कर दिया, बस इन्हीं फॉर्मूले को याद रखो, बाकी तो काइनेटिक्स में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। एक ये इन्फॉर्मेशन याद रखो, आधा जिंदगी तो इसी से सॉल्व हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ जरूरत मेरे हिसाब से पड़ता नहीं है। बाकी देख लेंगे कल एक बार जब रिवीजन कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होंगे तो बताएंगे। अच्छा हाँ, एक छोटा सा चीज़ है, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, जो लोग ढूंढ रहे होंगे काइनेटिक्स का क्वेश्चन कहाँ है उनके लिए हम बता दे रहे हैं। बेसिकली जो आपके ग्रुप में एक वर्कशीट आया है, मैंने भेज रखा था वर्कशीट सारे लोग के ग्रुप में, उसमें 3 पार्ट में दे रखा हुआ, बेसिकली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के फॉर्मेट में दे रखा है। सो उसमें ये मत सोचना कि इसमें काइनेटिक्स है ही नहीं शुरुआत में, आगे थोड़ा स्क्रॉल करके देखना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऐसा करके 3-3 पार्ट दे रखा है बेसिकली। तो शुरुआत में फिजिकल केमिस्ट्री का 3 ही चैप्टर है, तो उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 है। इसमें भी पुराना ही बना हुआ ये, वो अपने काम का नहीं है अभी। इसके बाद कौन सा पेज नंबर है थोड़ा देखना पड़ेगा, बट जहां भी स्क्रॉल करने के बाद ऑर्गेनिक टाइप का टॉपिक आ रहा है, जैसे सॉल्यूशन, तो कौन सा पेज? 121 121 नहीं, बीच में और भी तो एक पेज होगा ना जहाँ पे डिवीजन था, सेकंड पार्ट आया था, 50s में कुछ था, 50-60 के बीच देख लो। डिवीजन। ऑर्गेनिक के जस्ट बाद ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ, ये पेज नंबर 58 में फिजिकल केमिस्ट्री के रिमेनिंग चैप्टर से कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसीय स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, हाइड्रोकार्बन, ऐसा करके। और इसके बाद फिर 100 नंबर के अराउंड फिर तीसरा डिवीजन है, उस तीसरे डिवीजन में आपके रिमेनिंग पार्ट है जो क्या बोलते हैं काइनेटिक्स से एसोसिएटेड है। बस ऐसा देखना पेज पलटते वक्त जहां भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के बाद दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री दिखेगा, मतलब हम लोग का पार्ट आ गया, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म होता दिखेगा तभी भी। सो काइनेटिक्स वाला पार्ट 107 नंबर पेज से है, इसमें आगे बढ़ाते जाएंगे तो आपको 3rd नंबर पे काइनेटिक्स वाले टॉपिक का पार्ट मिल जाएगा। रेडियो एक्टिविटी भी हम क्वेश्चन के थ्रू काम करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का ही, उसमें थोड़ा सा डिस्कशन होता है, और आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे रेडियो एक्टिविटी। फर्स्ट ऑर्डर के थ्रू क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये हम डिस्कशन के थ्रू ही करना प्रेफर करेंगे। मतलब इसमें मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही थ्योरी है, लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका ही थ्योरी है, टाइम लगेगा। तो इसमें हम लोग 1 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, बट स्टिल हम सजेशन देंगे 12th वाले लोगों को भी, अगर आपका प्री बोर्ड खत्म हो गया है, पास आउट वाले लोग का भी, आप लोग इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करके आओ, ज्यादा बेटर होगा, ताकि डिस्कशन थोड़ा फास्टली कर पाए। वरना पहली बार क्वेश्चन अगर हम समझाते वक्त सॉल्व कर रहे होंगे, आप पहली बार देख रहे होंगे, तो आपको जल्दी से चीजें नहीं समझ में आएंगी। अभी पढ़ा हुआ टॉपिक है, सबके दिमाग में फ्रेश है, बेटर होगा कि इसको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जब हम सिखाए तो पहले से भी ट्राई करके आओ, एटलीस्ट कुछ पार्ट तो ट्राई करके आओ, उससे हम लोग थ्रू बात कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हम स्किप करेंगे, जो दिखेगा एकदम बहुत ही बेसिक है, जो स्किप कर देंगे कि आपको खुद से ट्राई करना है, या आपको खुद से ट्राई करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, या फिर खुद से ट्राई करके रखो। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, जो डिस्कशन के लायक वर्थ होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में डिस्कशन में यूज कर लेंगे। सो 32, 33 कितना क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अरे यार बड़ा क्वेश्चन है यार, इस पे 50-52 क्वेश्चन कैसे 1 घंटे में थोड़े ना सॉल्व हो पाएगा एक्सप्लेन करते वक्त, तो 2 दिन में करना पड़ जाएगा। ये थोड़ा मेरे लिए मेहनत का पार्ट हो जाएगा। कल 1 मिनट बस लाइन पर हो, देख लेते कल क्लास कितना है मेरा। क्वेश्चन का अगर हम सिलेक्शन करके आए तो ज़्यादा बेटर है कि ये सब क्वेश्चन हम डिस्कशन करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हमको थोड़ा तो टाइम खराब करना पड़ जाएगा। तो कौन सा दिन है? कल है 9 तारीख। हाँ ठीक है, कल मेरा 2-1-3 क्लास है कल। चलो ठीक है, कल क्लास मेरा शाम में तो खत्म हो जाएगा, तो हम क्वेश्चन सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, कूल है। सो कल क्वेश्चन सिलेक्शन हम कर लेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं, इसमें से कोई 25 क्वेश्चन हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी 25 क्वेश्चन हम सजेशन देंगे कि आप सॉल्व कर लो। डिस्कशन अगर हमको किसी और दिन रखना होगा तो किसी और दिन भी हम आराम से रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ जानना है तो आराम से पूछ सकता है, कुछ भी डिस्कशन करना है तो पूछ लो।
कुछ नहीं पूछना किसी को? लॉ में वो प्रेशर वाला एक फॉर्मूला आता है ना, किसमें? फर्स्ट लॉ में एक प्रेशर के टर्म्स में भी फॉर्मूला रहता है ना, लॉग फर्स्ट लॉ में या फर्स्ट ऑर्डर में? फर्स्ट ऑर्डर में वही। हाँ, तो प्रेशर के टर्म में फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, जैसे ए अपॉन ए माइनस एक्स की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो में चलता है प्रेशर के रेशियो में चलता है, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स कर लो। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन किए थे ये वही चीज है। कहाँ गया ये मेथड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसमें प्रेशर वाला ही पार्ट है। यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे ये वो प्रेशर के ही टर्म है। ये क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखना तो ज्यादा बेटर होगा रेदर देन कि हम लोग जैसे यहाँ जो एक्सप्रेशन दे रखा है साइड में, अच्छा वही है k इज इक्वल टू 2.303 t लॉग के बाद p नॉट इंटू एन माइनस वन अपॉन एन इंटू पी नॉट माइनस पी टी। ये सब क्वेश्चंस के लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखा है, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हम लोग एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए फॉर्मूला डाल सकते हैं, बट वो सिचुएशन जैसे जैसे चेंज करेगा, गिवन इंफॉर्मेशन जैसे जैसे चेंज करेगा, रिएक्शन का जो वैल्यू है वो जैसे जैसे चेंज करेगा। जैसे मान लो ऐसा दे दिया कि हम लोग का ए वाला पार्ट 2p बना रहा है, तो यहाँ वैल्यू अलग होगा। ए वाला पार्ट अगर 4p बनाएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2a वाला पार्ट यहाँ पे p बना दे रहा है, यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो आपको गिवन क्वेश्चन के हिसाब से सोच के काम करना है कि हम लोग का क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो उसका हम जेनरिक तरीका ही डिस्कस करेंगे, बट वो तरीका एडवांस में नहीं पूछना है, मतलब ये सब एडवांस के लायक टॉपिक होता है, मेंस में नहीं पूछना चाहिए। और इसके अलावा कुछ पूछना है? बताओ भाई, जिसको भी कुछ भी पूछना है। ठीक है, सो कल डिस्कशन शुरू करते हैं 9 से 10। कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। हम थोड़ा पहले से सिलेक्शन करके आएंगे क्वेश्चन का। कोई तुम में से एक इंसान मैसेज ड्रॉप कर देना हमको, सर क्वेश्चन सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि मेरे दिमाग से अगर निकल गया तो फिर पता चला कि रात में ऐसे ही कचरा हो जाएगा। बेटर होगा कि क्वेश्चन सिलेक्शन हम करके कोई भी इंसान मैसेज ड्रॉप कर देना, ताकि हम कभी कल खाली बैठे बैठे मैसेज देख भी लें तो भी हम क्वेश्चन वाला काम कर ले। जब भी थोड़ा सा फुर्सत में बैठे तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ सिंपलिस्टिक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको हम इग्नोर कर दें, तो तुम्हारे ऊपर डाल देंगे सॉल्विंग पे, ताकि थोड़ा तुम लोग का क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए क्या बोलिए? सर हाँ, क्वेश्चंस अभी सिलेक्ट कर लीजिए ना, फिर जो क्वेश्चंस आप सिलेक्ट करेंगे वो हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे, तो क्लास के पहले सॉल्व तुम रहेगा। हो कौन पहले ये बता दो भाई। आयशा तो नाम ही नहीं है कोई इंसान का। हम हैं। हम प्रेक्षक व्हाट डू यू मीन बाय हम है? हम भी हम है। हम प्रेक्षा है। अच्छा, अरे नालायक इंसान, सुबह से 4 क्लास करवा दिया है, अभी 9 से 10 फिर क्लास करवा दिया है, अभी हम तुम्हारे लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करें? ये भगवान, कल ना तुम्हारा ऐसा करते हैं ना, एक सेकंड। कल तुम्हारा सुबह से रात में 8 बजे तक क्लास लगाएंगे और फिर 9 से 10:30 फिर से क्लास लगाएंगे, ठीक है? तब तुमको समझ आया कि हम किस हालत में चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये कौन है भाई? आरशी सृष्टि कौन है? कौन हो भाई, बता दो। कोई बता ही नहीं रहा है। नहीं, कोई अगर अननोन इंसान हो तो भी बता दो कि हाँ हम सर अननोन इंसान है, यहाँ के नहीं है, वहाँ के सर इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर है? किस चीज का इम्पोस्टर है? कौन यहाँ कर क्या मतलब डेटा लीक कर रहा है? यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल थोड़ी यहाँ शेयर कर रहे हैं। कौन हो भाई? आरशी सृष्टि। सर रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे या फिर क्वेश्चन के थ्रू करवाएंगे? क्वेश्चन के थ्रू ही करेंगे सर, पढ़ाने को ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। सर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बन जाएगा ना, मतलब सब में तो वही लगता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो होता है ना, मतलब रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। कुछ टर्म्स है जो उसमें काम का है, बट वो भी मेंस में पता नहीं, मेंस में नहीं आता है हमको जहाँ तक ध्यान। आजकल पूछने लग गया है क्वेश्चन, बट रेडियो एक्टिविटी एनसीईआरटी में तो थ्योरी पे बहुत आता है क्वेश्चन। अरे उसमें एनसीईआरटी में नहीं है ना भाई, कहाँ से थ्योरी में आ जाएगा क्वेश्चन? मेंस में नहीं आएगा। जैसे कि पूछता है कि मास कम हो रहा है तो भी क्या बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वही सब। ऐसा तो फिजिक्स में सीखने का होता ही है रेडियो एक्टिविटी, मतलब वही तो बोले। इसमें भी जहाँ का भी फॉर्मूला बुकलेट है, फॉर्मूला बुकलेट में भी नहीं दे रखा है थ्योरी।
देखो होता ही नहीं, अपने काम का नहीं होता, एडवांस में पूछा जाता है, मेंस में क्वेश्चंस नहीं पूछने लगे आजकल। मेंस में थोड़ा उटपटांग सवाल पूछने लग गया जो सिलेबस में नहीं भी है, हमको तो समझ नहीं आ रहा, इस बार बहुत सारी चीज सिलेबस से हटा दिया है। वो पागल के जैसा पूछ देगा सवाल, फिर आप लोग ने सर तो सिलेबस से हटाया हुआ था, रोते रहना, हम क्या करेंगे इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि उनके क्वेश्चंस का लेवल अननेसेसरी, केमिस्ट्री में, मैथ्स फिजिक्स में, फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है, मैथ्स का भी क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया है। पिछले 1-2 पेपर में कुछ सेट इतने लेंदी हैं जो मेंस नहीं बोल सकते आपको, एडवांस की लेवल के क्वेश्चंस हैं। खैर ठीक है, देखते हैं जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बात कर लेंगे, और क्या उसमें क्या दिमाग लगाना है। और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, नहीं पूछना है तो आज के लिए प्रस्थान करो, बहुत देख लीजिए सारा रात नोट्स भर। और वीडियोस अपलोड कर दीजिए बस। अरे भाई हम तुमको लैपटॉप दे देंगे, अपलोड कर दो। उसके लिए आपको सिटी सेंटर सर हम लोग के क्लास का क्लास नोट्स भी भेजिए। अरे यार तुम लोग जानबूझ के मजे ले रहे हैं ना मेरे। सर अब कुछ कर नहीं सकते अब। हाँ हम अब कुछ नहीं करने वाले, तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं भेजेंगे नोट्स। चलो ठीक है क्लास एंड करते हैं आज के लिए।